वेलकम टू ऑल सीटेट प्रिपरेशंस। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के कुछ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की, जो हम कर चुके हैं पहले। 4 चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए थे, तो उन चैप्टर्स में से किस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट में, उन्हीं पर हम डिस्कस करेंगे आज। जो 4 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सीटेट में पूछे गए हैं, सारे मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है, इनको देखने के लिए वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो भी आप ये वीडियो देखना, ताकि आपके कोई भी जो क्वेश्चंस है वो गलत ना हो और आप उनके सही सही आंसर दे दो, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि कैसी आपकी तैयारी है, कितने आपके आंसर जो है वो ठीक होते हैं। और वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट है कि BCE का क्या तात्पर्य है। BCE का तात्पर्य होता है बिफोर कॉमन एरा। इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। तो ये बुक से पूछा हुआ क्वेश्चन है, वैसे तो ये बिल्कुल कॉमन है हिस्ट्री का, बिल्कुल फर्स्ट ये लगा लीजिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, लेकिन ये बुक में भी है और फर्स्ट चैप्टर में है 6th क्लास की। चलिए फिर दिखाती हूँ कहाँ से है ये क्वेश्चंस। तो ये है आपका फर्स्ट चैप्टर 6th क्लास का, और ये यहाँ से पूछा गया है कि BCE क्या होता है, BCE का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिफोर कॉमन एरा इसका मतलब है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा। ओके, सो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, ऑप्शन आपका सेकंड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग जो हैं ये होते थे, हम कैसे जान सकते हैं इसके बारे में। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन है, उसमें की कृतियों में इन पक्षियों के विविध लेख हमें मिलते हैं। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं, या फिर विदेशी यात्राओं के वृत्तांतों में इसका वर्णन किया गया है। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है आपकी चैप्टर से। चलिए फिर देखते हैं कि आपका जो चैप्टर्स वाइज जो क्वेश्चन यहाँ ये पूछा गया है वो कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, अब तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बुक में यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत में शुतुरमुर्ग थे। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके द्वारा छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, बिल्कुल NCERT की बुक से चैप्टर वाइज उठाए गए हैं, और ये है वो आंसर। ठीक है, तो कहाँ से इसके बारे में हमें जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इससे हम कह सकते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। जो हड़प्पा सभ्यता थी, हमने कल ही इसका चैप्टर रिवाइज किया था, पढ़ा था कि जो हड़प्पा है वो कैसे आया, कैसे उसकी खुदाई हुई, उसके अवशेष मिले कि हड़प्पा सभ्यता भी थी पहले, लेकिन उसके अंत का क्या कारण हुआ था, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऐसा लगता है शासकों का जो नियंत्रण है वो समाप्त हो गया होगा, जंगलों का विनाश हो गया होगा, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी, या फिर संभवतः नदियाँ सूख गई होंगी। अब देखिए, यहाँ पर बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, आपके जो ऑप्शन है वो सभी ठीक भी लग रहे होंगे आपको, लेकिन यहाँ पर बताया गया है, ये जो आंसर आप देख सकते हो सिर्फ 3 पेयर में ही है, मतलब 3 ही यहाँ पर जो दिए गए हैं, जो स्टेटमेंट दी गई है वो 3 ही ठीक है, एक गलत है, और जो गलत है वही हमें देखनी है। तो चलिए फिर बुक में देखते हैं कि कौन सा सही है। तो कल हमने देखा था यहाँ पर कि जो सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता है, उसके विनाश का क्या अंत, क्या रहस्य उसका रहा होगा। तो यहाँ से ये पूछी गई हैं, और आपके जैसे ऑप्शन भी थे कि जंगलों का विनाश हो गया होगा, एक तो ये स्टेटमेंट आपकी हो गई। उसके बाद था कि जो नदियां हैं वो सूख गई होंगी, सेकंड ये हो गया। उसके बाद है कि जो शासक है उनका नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, इसलिए भी जो हड़प्पा है उसका अंत हुआ होगा, थर्ड स्टेटमेंट ये होगी। उसके बाद वहाँ पर था कि कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। अब वहाँ पर देखते हैं कि कौन सा हमारी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। 4 लाइनें आपको पता चल गई कि कौन कौन सी उठाई गई हैं। एक तो जंगलों का विनाश, एक नदियाँ सूख गई थी, एक तो ये है, फर्स्ट आपकी ये है थी, सेकंड ये है, थर्ड ये है, और फोर्थ आपकी होगी ये वो 4 लाइनें हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस जो आपके ऑप्शन है वो बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
ऐसा लगता है कि शासकों का जो नियंत्रण है वो समाप्त हो गया होगा, ये भी ठीक है। जंगलों का विनाश हो गया होगा, ये बात भी सही है। संभवतः पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी, ये गलत है क्योंकि वहाँ पर क्या था, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, ये वहाँ पर स्टेटमेंट थी। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या है कि संभवतः पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी इसलिए हड़प्पा का अंत हो गया, तो ये गलत है। संभवतः नदियाँ सूख गई होंगी, ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग ए, बी और डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस डैश में आया था, मतलब कहाँ से, कौन से इलाके से आया था। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वैसे तो हिस्ट्री का भी बनता है, लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चंस पूछा हुआ था, तो चलिए फिर वहीं देखते हैं। जो हमारी पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था उसमें ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछा हुआ है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस यहाँ से पूछा गया है वो यहाँ से पूछा गया है आपका फर्स्ट चैप्टर से। केरल के बारे में यहाँ पर बताया गया था, एक तो लद्दाख के बारे में बताया गया था, दूसरा बताया गया था केरल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से है वो लाइन कि सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। ठीक है, तो जो ईसा मसीह के जो धर्मदूत थे वो कहाँ से आए थे, वो केरल जो राज्य है वहाँ से आए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपका यहाँ से पूछा गया है, यहाँ से ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कि ऐसा विश्वास होता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस कहाँ से आए थे, वो केरल से आए थे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। तो ये हमने कल, मैंने जब चैप्टर कराया था तब आपको बताया था कि ये इस तरह का क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। 2018 में शायद पूछा गया था ये क्वेश्चंस कि जो हड़प्पा नगर है उसके अवशेष, उसके जो नगर हैं, जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके नगर सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए गए हैं, हरियाणा में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में या फिर पंजाब में। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा गुजरात। गुजरात वो राज्य है जहाँ पर हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी, मतलब सबसे ज़्यादा संख्या में पाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये यहाँ पर नदियाँ या फिर ये घाटी यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा गया है कि ये कहाँ पर थे, ये क्या करते थे, इसके नज़दीक क्या होता था, मतलब ये आपको मिलान करने। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और कहाँ से आपसे पूछा गया है ये भी मैं दिखाऊंगी। तो चलिए फिर पहले वहाँ पर देख लेते हैं जहाँ पर ये मिलान है, ताकि हमारे लिए आंसर देना आसान हो जाए। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ से पूछा गया है। जो आपका 6th चैप्टर है उसके एंड में जो एक एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी, जैसे प्रैक्टिस सेट होते हैं, प्रैक्टिस के लिए आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, तो यहाँ से ही क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से इस तरह से देख सकते हो। तो ये पूछा गया था आपसे कि जो नर्मदा घाटी है वो कहाँ पर है। तो नर्मदा घाटी आपकी मिलेगी नर्मदा घाटी के आसपास क्या था, अखेट और संग्रहण हुआ था। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था आपसे वजी यहाँ पर है नहीं, गारो पहाड़ियाँ यहाँ से आपसे पूछी गई थी। तो गारो पहाड़ियों में सबसे पहले कृषि आरंभ हुई थी। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कहाँ पर क्या कुछ हुआ था। उसके बाद है कि सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ, सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास प्रथम नगर बसे थे। ठीक है, उसके बाद है गंगा घाटी। गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर हैं। ये आपको चैप्टर में मिलेंगे, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर साइड में दिया हुआ ना, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, या फिर आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो अगर आपको मिलान करने हैं तो। ओके, हाँ जी, तो यहाँ पर आपके इसके अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या था, नर्मदा नदी था, अखेट और संग्रहण यहाँ पर था। हाँ, वज्जी आपका यहाँ पर हो जाएगा आरंभिक गणतंत्र। ठीक है, गारो जो पहाड़ियाँ हैं वो थी आरंभिक कृषि यहाँ पर हुई थी। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ प्रथम नगर थे, और गंगा घाटी यहाँ पर लगभग 2500 वर्ष पहले के शहर थे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फिफ्थ एंड फोर्थ का थर्ड और फिफ्थ का फोर्थ।
ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। आपको इस तरह से मिलान करने हैं, यहाँ इस तरह से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आप देख सकते हो। एक प्रैक्टिस सेट जिस तरह से दिया हुआ होता है, एक्सरसाइज जो दी हुई होती है वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है और ये सीटेट में ही आया हुआ है क्वेश्चन आपका। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ, क्या है अभिलेखागार, किसके लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है। तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट कि पुरातत्वविद जो है उनके द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है, या फिर खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है, ऐतिहासिक पांडुलिपि और दस्तावेजों को रखा जाता है, या खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है। तो क्या है अभिलेखागार, तो देखते हैं बुक में चैप्टर में। यहाँ से देखिए ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर था जिसमें हमने अभिलेख और ताड़पत्र जो हैं वो हमने पढ़े थे कि जो पांडुलिपियाँ हैं, पांडुलिपियाँ किस पर लिखी जाती हैं और जो अभिलेख है वो कहाँ पर लिखे जाते हैं। और यहाँ पर हमसे पूछा गया कि अभिलेखागार क्या है, ठीक है। तो यहाँ से पूछा गया है आपसे क्वेश्चंस, पूरा चैप्टर पूरा पैराग्राफ आप यहाँ से देख सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि अभिलेखागार वो होते हैं जहाँ पर पांडुलिपि और अभिलेखों को सुरक्षित जहाँ पर रखा जाता है उनको कहा जाता है अभिलेखागार, ठीक है। पढ़ लेना इसको बाद में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ऐतिहासिक पांडुलिपि और दस्तावेजों को जहाँ पर रखा जाता है उसको कहा जाता है अभिलेखागार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आखेट खाद्य संग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं है। जो आपके आखेटक हैं, जो आपके खाद्य संग्रह के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, हमने चैप्टर पढ़ा था फर्स्ट या सेकंड चैप्टर था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो आखेटक हैं वो अपने खाद्य संग्रह करते हैं, वो क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। आपका ऑप्शन है, एक स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती है इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते हैं। नेक्स्ट है, संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्रह समूह से संघर्ष करना, या फिर जल संसाधनों की खोज के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, एक ऑप्शन आपका गलत है और वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं बुक में ये कैसे दिया हुआ है। यहाँ पर ये दिया गया है कि जो आखेटक हैं अपने खाद्य संग्रह के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, उसका क्या कारण था। 4 कारण यहाँ पर दिए हुए थे, जिसमें पहला कारण था कि वे एक ही स्थान पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे, या फिर आसपास के जो फल हैं, जानवर हैं, उनको खाकर समाप्त कर लेते थे, इसलिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। तो वो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कारण ये था कि जो जानवर हैं उनके शिकार के लिए वो उनके पीछे जाते थे, ये भी कारण ठीक है। उसके बाद जो तीसरा कारण है कि जो पेड़ और पौधे हैं, जो फल फूल हैं, उनका मौसम अलग अलग होता था, या फिर जो जल है उसकी तलाश में भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, तो वो भी ठीक है। चौथा यह कारण यहाँ पर ये दिया गया है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है। पानी झीलों नदियों में ही मिलता है, यद्यपि कई नदियाँ जो झीलें हैं वो पानी जो उनका है वो कभी कभी सूख जाता है और बारिश के दिनों में ही वहाँ पर पानी जो है वो मिल पाता था उनको। तो ये भी एक कारण था उनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का। अब वहाँ देखते हैं कि हमारा इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, जो कि हमने 4 कारण है वो देख लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अगर आप देखना चाहो तो दोबारा देख सकते हो। 4 कारण यहाँ पर दिए हुए हैं। ये आपका चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो ये आ गए हमारे ऑप्शन। वे एक स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती थी, ये ठीक है। उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे, ये भी ठीक है। जल संसाधनों की खोज के लिए जाते थे, ये भी ठीक है। लेकिन थर्ड आपका देखिए, संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्रह समूहों से संघर्ष करना, ये गलत है और यही हमारा ऑप्शन है और यही हमारा राइट आंसर है। क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। 4 रीज़न थे वहाँ पर, 4 कारण वहाँ पर बताए गए थे कि जो आखेटक खाद्य संग्रह अपना जो खाना है उसको इकट्ठा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, वो क्यों जाते थे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव इतिहास में कौन सा काल या युग सबसे लंबा माना जाता है। तो वो ऑप्शन है आपके पुरापाषाण युग, महापाषाण युग, मध्यपाषाण युग या फिर नवपाषाण युग। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पुरापाषाण युग जो है वो सबसे लंबा माना जाता है मानव इतिहास में,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, डैश में प्राचीन शैल चित्रकला मिलती है, कहाँ मिली है ये जो शैल चित्रकला है, ये पूछी गई है आपसे, वो कहाँ पर मिली है, कौन से इलाके में, कौन से राज्य में मिली है। ऑप्शन है आपके कर्नाटक और तमिलनाडु में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, या फिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। ये आपसे पूछा गया है और हम ये देखेंगे इसको जानने के लिए कि ये कहाँ से पूछा गया है, किस चैप्टर से पूछा गया है और ये लाइन कहाँ से उठाई गई है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या है। ओके, तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, आप ये देख सकते हो। सेकंड, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक डायग्राम सा बना हुआ है, अलग से बॉक्स आपको दिख जाएगा। यहाँ पर बताया गया है जो शैल चित्रकला है, इससे हमें क्या पता चलता है। यहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ की दीवारों पर चित्र मिलते हैं, इनमें बहुत सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। तो ये जो चित्र हैं, जो शैल चित्रकला है, वो कहाँ से हमें मिली है, ये हमें मिली है मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो ठीक वही होगा जिसमें हमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश देखने को मिल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर होगा वो हम देख लेंगे। और आप ये देख सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछा गया है, ठीक है। ओके, तो आ गया हमारा क्वेश्चन। तो ये पूछा गया था हमसे और वो कहाँ पर थे, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्राचीन शैल चित्र मिली है। एग्जाम्पल वहाँ पर बताए गए थे डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है। तो नहीं हमें बताना है और एक मैप के माध्यम से बताया गया था। वहाँ पर मैंने कल जो हम हड़प्पा का जो चैप्टर पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके। अगर आपको मैप अच्छे से पता है तो आप बता सकते हो कि कौन सा वो जो स्थल है वो हड़प्पा का है या नहीं। तो इजी सा क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से उसको देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो अब देख लेना, ठीक है। तो ऑप्शन है राखीगढ़ी, सोतका को, गमेरीवाला या फिर चिरान। तो कौन सा ऑप्शन है, चलिए मैप देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं वो इलाके या नगर जो कि हड़प्पा के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कौन कौन सा, एक तो था राखीगढ़ी, एक था गवेरीवाला और उसके बाद था सोतका को। ये तीन तो हमें यहाँ पर मिल गए, लेकिन एक चिरांद वहाँ पर ऑप्शन में था। तो चिरांद यहाँ पर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो चिरांद हड़प्पा का नगर नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा चिरांद। अभी हमने देखा है कि कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों हड़प्पा के स्थल हैं, लेकिन जो लास्ट वाला है चिरांद, ये नहीं है। यहाँ पर आपको चिरांद छोड़कर कोई अलग से आपको ऑप्शन में डाल देगा कोई भी नाम आपको कंफ्यूज करने के लिए, या फिर आपसे ये पूछ लेंगे कि कौन सा इनमें से हड़प्पा का स्थल है। तो हड़प्पा के जो स्थल हैं आपको पता होने चाहिए और एनसीईआरटी से बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो जो डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया है, वैसे तो बहुत सारे नगर हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड से आपसे पूछेगा और वो आपसे पूछेंगे जस्ट एनसीईआरटी से, ठीक है। तो क्लियर हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट नीचे दिए हुए कुछ स्थानों और वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण या फिर साक्ष्य मिले हैं। ये देखिए यहाँ पर हैं स्थान के नाम जो कि पहले थे और अब जो राज्य बने हुए हैं वर्तमान में वो दिए हुए हैं और आपको यहाँ पर मिलान करना है। और यही बिल्कुल सेम आपका डायग्राम के थ्रू दिया हुआ है एक चैप्टर में, वो मैं दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। तो ये वो एक टेबल यहाँ पर बनाई गई है। तो हमसे यहाँ से पूछा गया था, एक तो हमसे पूछा गया था कोल्डी हवा, ये है हमारा आधुनिक उत्तर प्रदेश में, पहले पुराने नाम है और अभी जो राज्य हैं वो पूछे गए हैं। उसके बाद हमसे पूछा गया था बुर्ज होम जो कि अभी कश्मीर में है। उसके बाद चिरांद पूछा गया था जो हाल ही में जो वर्तमान नाम है वो बिहार है। उसके बाद हुल्लूर पूछा गया है जो कि आधुनिक आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ से वो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं एनसीईआरटी से। ये एक टेबल है, आप इसको देख सकते हो, कंप्लीट टेबल है ये। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, ठीक है। तो जो हमने अभी देखा है उसका हमें जस्ट मिलान करना है। तो जो चिरांद था वो था हमारा आधुनिक बिहार में, तो चिरांद हमारा हो जाएगा बिहार में। उसके बाद है कोल्दिवा, ये जो कोल्डी हवा है ये हमारी आधुनिक उत्तर प्रदेश में।
तो ये सेकंड हो जाएगा। उसके बाद है जो ब्रिजहोम है वो हमारा आधुनिक कश्मीर में था, तो सिर्फ कश्मीर यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद जो हुलूर है वो था हमारा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ए का एच है, ए का एच हम देख लेते हैं, फर्स्ट में ही है तो फर्स्ट आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस तरीके से आपको मिलान करने हैं, ठीक है। सेकंड का था हमारा सेकंड ही, तो इस तरीके से आप इसको मिलान कर लेना, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन है सबसे पुरानी पांडुलिपियां कहाँ पर लिखी गई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन है पत्थरों पर, कागज पर, लकड़ी पर या फिर ताड़पत्रों पर। जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वहाँ पर इसका जिक्र आया है कि जो सबसे पुरानी पांडुलिपियां है वो कहाँ पर लिखी गई थी, वो लिखी गई थी ताड़पत्रों पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से ए और बी को पढ़िए और सही का उत्तर आपको चयन करना है। फर्स्ट है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो जो स्टेटमेंट दी गई है, दो स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई हैं और ये आपको बतानी है दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम बुक में देखते हैं। जो इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था कि जो ताड़पत्र जो पांडुलिपियां हैं वो किस पर लिखी जाती थी, तो वो पांडुलिपियां हमारे ताड़पत्र पर लिखी जाती थी। ये यहाँ से आप पढ़ भी सकते हो, ये भी दिया हुआ है। और ये है एक पांडुलिपि जो कि ताड़पत्र, ये जो नीचे वाला है हिस्सा इसको ताड़पत्र कहते हैं और इस पर जो लिखा गया है इसको कंप्लीट कहते हैं पांडुलिपि, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु, यहाँ से ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान के आसपास का इलाका है और यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं गेहूँ उगाने के, जौ उगाने के, मतलब कृषि करने के, और कुछ जो पशुपालन है उनके भी कुछ साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। ये है मेहरगढ़, आप लोकेशन देख सकते हो। आपको बाद में याद रहे ना रहे तो आपको पता होना चाहिए कि मेहरगढ़ कहाँ पर है। देख लिया, जो हमने मेहरगढ़ देखा था कहाँ पर है, वो पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है और ये खेती और पशुपालन के यहाँ से साक्ष्य में मिले हैं। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है दोनों सही है, तो ए और बी दोनों सत्य हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ए और बी दोनों ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई है। जो ऋग्वेद है वो किस भाषा में लिखी गई है, तो वो आपकी लिखी गई है संस्कृत भाषा में, तो आपका सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। जो महापाषाण काल है उसके बारे में कोई एक कथन आपको बताना है। ये वे भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए थे। ये पत्थर और औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। ये भारतीय उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे। यह इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फोर्थ। इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट ऑप्शन है पांडुलिपि और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए, सही का उत्तर चयन कीजिए। जो सही आंसर है वो हमें बताना है। दो स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है हमारी, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी। तो जो पांडुलिपि है और जो अभिलेख है उसके बारे में आपको बताना है। तो हम चैप्टर में पढ़ चुके थे कि पांडुलिपियाँ क्या हैं और अभिलेख क्या हैं। तो पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्र और ब्रज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी और जो अभिलेख है वो पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर स्तों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपको ध्यान है तो जो ताड़पत्र हैं, जो पांडुलिपियां हैं वो किस पर लिखी जाती थी, ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आया हुआ है, मैंने अभी दिखाया था आपको ऊपर। तो आपको यहाँ पर ये देखना है स्टेटमेंट दोनों सही हैं या नहीं। तो चलिए फिर बुक में देखते हैं। ये यहाँ पर हम आ गए बुक में और यहीं से हमने देखा था क्वेश्चन और बना था कि जो ताड़पत्र है वो कहाँ पर लिखी जाती, जो पांडुलिपि हैं वो कहाँ पर ताड़पत्रों पर लिखी जाती हैं। तो इस पैराग्राफ से ये लाइन उठाई गई है कि जो पांडुलिपियाँ हैं प्राय ताड़पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले ब्रज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार किया जाता भोजपत्र है जिस पर पांडुलिपियाँ लिखी जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा भोजपत्र है और ये है हमारी पांडुलिपि, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो पांडुलिपि के बारे में बताया गया है वो ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारी ए ठीक है। अब अभिलेख के बारे में देखते हैं कि अभिलेख के बारे में क्या लिखा गया है। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर स्तों पर
उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। तो इसके बारे में भी सही है। तो हमने जब चैप्टर किया था तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो पांडुलिपियां हैं वो तो ताड़पत्रों पर लिखी जाती हैं, और ब्रज नामक जो वृक्ष की जो छाल है उससे क्या है तैयार किया जाता है। उसका प्रयोग क्यों करते थे? उसका प्रयोग हम जो पांडुलिपियां हमने लिखी हैं ताड़पत्रों पर उसको इकट्ठा करने के लिए उन वृक्ष की छालों को यूज़ किया जाता था, ठीक है। और जो अभिलेख है वो लिखे जाते थे पत्थरों पर या फिर किसी पिलर पर हम लिख देते हैं, इस तरह के अभिलेख वहाँ पर लिखे जाते थे। वहाँ पर राजा रानियों के किस्से लिखे जाते थे, या फिर जो राजा हैं उनके बारे में वर्णन किया जाता था, उनके विजय के बारे में वर्णन किया जाता, कितने युद्ध राजा ने लड़े हैं और क्या वंशावली रही है, कौन सा राजा अच्छा माना जाता है वंशावली के अकॉर्डिंग, मतलब ये सब लिखा जाता था अभिलेखों पर, ठीक है। तो ये है एक अभिलेख जो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो हमारी स्टेटमेंट हमने देखी थी ए और बी। तो जो पांडुलिपियां हैं वो प्राय कहाँ पर लिखी जाती है? ताड़पत्रों पर। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और जो अभिलेख है वो पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर स्तों पर उत्कीर्ण की जाती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही हैं। तो ए और बी दोनों सही हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा फर्स्ट, ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत में एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा की गई है। आपके विचार में पाठ्यपुस्तक निर्माता द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाई गई है? आपने देखा होगा कि जो चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमने 3 चैप्टर किए हुए हैं, 3 या 4 चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिए हैं। वहाँ पर एक छोटा सा पिक्चर, एक फ़ोटो आपको दिखा होगा किसी लड़के का या लड़की का। वो फ़ोटो क्यों ऐड किया गया है, क्या उसका रीज़न है, वो यहाँ पर पूछ लिया है आंसर, ठीक है। देखो क्वेश्चन कहाँ से किया है। तो ऑप्शन है हमारे, दिखाना कि लड़के और लड़कियां इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं, पाठ की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों में पूछताछ और खोज की भावनाओं को विकसित करना, या फिर यह बताना कि प्रस्तावना कैसे की जा सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, कि विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावनाओं को विकसित करना। तो यहाँ पर क्या सामने आता है कि जो फोटो लगाए गए हैं लड़के के लड़की की, तो क्यों वो लगाए गए हैं? वो इसीलिए लगाए गए हैं, आपने देखा होगा कि बच्चे सोच रहे हैं कि पुराने जो नगर थे वो कैसे हैं और क्यों इनको हम संजो कर रखे, जो पुरानी इमारतें हैं उनको हम क्यों ठीक कराएं। इस तरह के आपके क्वेश्चंस माइंड में आ रहे हैं या फिर वहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, कि विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनुष्य ने लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था। तो वे क्षेत्र कौन कौन से हैं जो 8000 वर्ष पहले जहाँ पर रहे थे? नर्मदा के आसपास के क्षेत्र हैं, सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ियाँ हैं, गंगा तथा यमुना दोआब है, या फिर दक्कन या फिर कोंकण का पार्ट है। तो ये आपको बताना है। देखिए, एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से भी बन सकता है कि जो नर्मदा के किनारे जो लोग रह रहे थे, हो सकता है कि आपके माइंड में ये आंसर आ जाए कि नर्मदा के किनारे की बात यहाँ पर हो रही है। लेकिन यहाँ पर बात की गई है कई लाख वर्ष पहले यहाँ पर नर्मदा के किनारे लोग रहा करते थे। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 8000 वर्ष पहले गाँव बसे हुए थे, तो वो कहाँ पर बसे हुए थे, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, इनका हमें पता लगाना है। जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना प्रारंभ किया था, यहाँ पर लोग रह रहे थे। तो वे कौन सी पहाड़ियाँ हैं? वो है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, जो 8000 वर्ष पहले यहाँ पर लोगों ने रहना स्टार्ट किया था। वहाँ पर एक फिक्स स्थान बना लिया था कि हम यहीं पर रहेंगे, खेती करना वहाँ पर उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और जहाँ पर लोग खेती करेंगे वहाँ पर कुछ टाइम के लिए वो स्टेबल रहेंगे, वहाँ पर वो रहेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। और मैंने आपको बताया भी था जब हम चैप्टर कर रहे थे कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है। ये है सुलेमान और ये है किरथर की पहाड़ियाँ। तो आपसे ये भी पूछ ले कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ प्रेजेंट में कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर पड़ते हैं? ये पाकिस्तान में पड़ती हैं, ठीक है।
ओके जी, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ इज राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? देखिए बिल्कुल कंटिन्यू क्वेश्चंस आए हुए हैं इन्हीं चैप्टर से। ठीक है, तो जो कौन सा क्षेत्र है, कौन सा प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, वो कौन सा है? गंगा का दक्षिण क्षेत्र, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, गंगा का उत्तरी क्षेत्र, या फिर यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र? ये हमने जब चैप्टर गया था तब आया हुआ था और मैंने आपको बोला था कि इसको आप हाईलाइट कर लो, इसको अंडरलाइन कर लो, ये आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, जो मैं आपको बताते चलूँ कि ये इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर लिया करो ताकि वो आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहे अगर आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है तो। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो यहाँ से पूछा गया है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, मतलब जो प्राचीन काल है, जो गंगा के दक्षिण का जो क्षेत्र है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, जो कि वर्तमान में अभी बिहार के नाम से जाना जाता है। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में आपसे क्वेश्चंस बना दे कि जो प्राचीन मगध है उसको वर्तमान में किस नाम से हम जानते हैं, तो वर्तमान में हम किस नाम से इसको जानते हैं? बिहार के नाम से इसको जानते हैं। और वो कौन सा क्षेत्र है जिसको मगध बताया गया है प्राचीन काल में? तो आपको आंसर पता चल गया, गंगा के दक्षिणी जो भाग है गंगा का वो है प्राचीन काल में मगध। ठीक है, ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या है? गंगा का दक्षिण क्षेत्र। गंगा का दक्षिण क्षेत्र है जो प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वे कहाँ पर रहते थे? तो ये भी आपका पूछा हुआ है फर्स्ट चैप्टर से ही। जो मगध है, जो भरत लोगों का जो समूह होता था उसका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, तो वो कहाँ पर रहते थे ये आपसे पूछा गया है। तो दक्षिण भारत में रहते थे, उत्तर भारत में रहते थे, पश्चिमी भारत या फिर उत्तर पश्चिमी भारत में रहते थे। तो देखिए एक ही चैप्टर से लगातार 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक तो यहाँ से पूछा गया है और इसका नेक्स्ट पेज से क्वेश्चन उठाया गया है। ये यहाँ से उठाया गया क्वेश्चंस है, यहाँ पर आप देख सकते हो। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, तो जो भरत नाम है इसका जो प्रयोग है वो कहाँ पर रहने वाले लोगों के समूह का था, मतलब कहाँ पर रहते थे ये लोग? ये रहते थे उस उत्तर पश्चिमी भाग में रहने वाले लोगों का समूह था जिसका नाम भरत था। ठीक है, इसी के नाम से हमारे भारत का नाम भी पड़ा है, ये सब कुछ देखने को मिलता है इसमें। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिमी भारत। ठीक है, भरत लोगों का वह समूह है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और वे उत्तर पश्चिमी भारत में रहने वाले लोग थे। ठीक है, नेक्स्ट है, ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई है ये आपको बताना है। तो ऋग्वेद से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपसे आए हुए हैं। देखिए ये ऋग्वेद यहाँ पर भी है, एक ऋग्वेद यहाँ पर भी आ गया, इसकी रचना आपकी भाषा पूछ ली, और यही बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हमने देखा था, एक क्वेश्चन और था जो ऊपर चला गया है, तो वो अलग अलग एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो जो ऋग्वेद की जो मूल रचना है, जो इसकी भाषा है वो है संस्कृत। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो लड्डू क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। तो ऋग्वेद की जो भाषा है, जो मूल रचना है वो किस भाषा में हुई है? वो हुई है आपकी संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो यही हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मुझे मिले, सिलेक्ट मैंने किए हुए हैं। तो जो मैंने चैप्टर कराए हुए हैं हिस्ट्री से, उन्हीं चैप्टर से आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये लगता है कि इन चैप्टर से क्वेश्चंस ही नहीं बन सकते, लगता ही नहीं है कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप भी देख सकते हो कि क्वेश्चंस आपके कहाँ से बनते हैं, कैसे आपके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, बीच से भी उठाए जाते हैं या फिर जो अलग से स्टेटमेंट दी हुई होती हैं या फिर अलग से जो बॉक्सेस बनाए हुए होते हैं वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं ताकि ये जो सेशन होता है हमारा क्वेश्चंस वाला, इसको मैं लाइव ले सकूं। ठीक है, लाइव में जब हम करेंगे तो आपकी जो कन्फ्यूजन्स है, जो आपके ये माइंड में है कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, या फिर जो आपकी प्रैक्टिस है वो अच्छी हो सके, इसके लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू।